साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज एक टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेके कि जब भी हम केस को लड़ रहे हैं तो खुद से तैयारी कैसे करें और खुद कैसे करें ब्रीफिंग और कैसे असिस्ट करें अपने एडवोकेट को ताकि वो आपको सही तरीके से कोर्ट में प्लीड कर सके और आपके राइट्स को सिक्योर करते हुए केस का फेयर डिस्पोजल जो है करा सके। साथियों केस को जीतना या हारना उस वक्त ही तय हो जाता है जब आप उस केस में पार्टिसिपेट करना शुरू होते हैं। अगर आपका पार्टिसिपेशन नहीं है, आप डिप्रेशन में हैं कि नहीं भाई मैं नहीं लड़ सकता, केस बहुत कॉम्प्लिकेट है, आई नीड गुड एडवोकेट्स, तो वहीं पर आप केस को हार गए। पर आपने डिटरमिन कर लिया नहीं मैं खुद लड़ूंगा और अच्छे वकील का सपोर्ट लूँगा केस को प्लीड करने में, उसी क्षण आप केस को जीत गए। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मन के जीते जीते हैं और मन के हारे हार। और जो समस्या हमें है वो समस्या इस देश में हर नागरिक को है लगभग, यदि वो जुड़ा हुआ है सरकारी सेवा से और ट्रैप हो गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। तो यूँ तो है नहीं कि भाई आप पर केस बन गया आप क्या होगा, कोई आपके लिए मार्गदर्शन नहीं है या कैसे हम लड़ेंगे इसके लिए हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो लड़ना महत्वपूर्ण तब है कि जब लड़ाई स्ट्रेटजी से हो। अगर लड़ाई सीधी लड़ लोगे तो आप जीत वैसे नहीं पाओगे। तो वो स्ट्रेटजीज क्या है इस पर जो है आज हम चर्चा करेंगे और एक सामान्य टॉपिक है, सामान्य वे में जो है मैं चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो डू नॉट बी पैनिक और मेरी बात सुननी है समझनी है तो भाई खिड़की बंद कर दो, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँगा फिर आप देखोगे पड़ोसन को, फिर आहें भरोगे और सर्दियाँ और हैं तो डिस्टर्ब तो पढ़ाई फिर होनी है। तो इसलिए भाई मेहरबानी करके सिर्फ 15 मिनट के लिए खिड़कियाँ बंद कर दो। और जो कुछ बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, पर आप चाहते हो कि वो वैल्यूबल या इंपॉर्टेंट हो आपके हिसाब से भी, तो बात को पहले समझना, उसके बाद मंथन करना, उसके बाद उसको नोट डाउन करना, ताकि जब भी आप केस को कॉन्टेस्ट करोगे या उसकी तैयारी करोगे तो मेरे बताए नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो पढ़ोगे ना भाई, नहीं पढ़ना, खोलनी खिड़की तो जाओ फिर खोल लो, पढ़ना है तो चलो फिर शुरू करते हैं। चलो जी साथियों, यूजुअली क्या होता है कि जब भी हमारे सामने फाइल होती है सीबीआई की या एसीबी की या विजिलेंस की, उसको देखकर हमारे को बहुत टेंशन आती है, अरे भाई क्या होगा, बच ही नहीं पाएंगे, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, और फिर रोना शुरू। इससे क्या केस बरी हो जाएगा आपका? ज़रा सोचना, अगर होता हो तो रो लो। कुछ लोग तो डिप्रेशन की गोलियाँ खाना शुरू करते हैं नींद की कि भाई क्या रखा है दुनिया में, अच्छा है आराम करें। क्लियर है बात, ये कर लो भाई आराम, अगर उससे आपको कोई फ़ायदा कोर्ट में मिल रहा है, बरी हो रहे हो तो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सब फालतू की बात है, कोर्ट में चलती वकीलों की है और हमारा वकील हम खड़ा करेंगे बड़े से बड़ा और हम कोर्ट से बरी हो जाएंगे। अगर इससे बरी होते हो तो बहुत शाबाशी है आपको। और कुछ लोग सोचते हैं ये कि ट्रायल कोर्ट है जी, क्या करना है जी, मरने दो जी, मज़े करो जी, सज़ा हो जाएगी जी, हाई कोर्ट जाएंगे जी, बड़ा वकील बुक कर लेंगे जी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जी और बड़ा वकील बुक कर लेंगे जी, तो इससे क्या समाधान मिल जाएगा आपको? अगर मिलता हो तो वेल एंड गुड। अगर शुरू की बताई 5 बातों समाधान मिलता है तो वीडियो को यहीं बंद कर दो, और समाधान नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ रह गया है जो सुनना बाकी है मेरे दोस्त। तो फटाफट कॉपी खोलो, कॉपी खोलना और एक पेन हाथ में लेना है, पेंसिल भी ले सकते हो, पर गुलाब का फूल मत देना। गुलाब का फूल अपन गुलाबों को बाद में देंगे, अभी अपने को पेन लेना है और एक पेंसिल लेनी है, विच एवर इज़ एप्लीकेबल और अवेलेबल, और नोट डाउन करना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो मैं आपको बताऊंगा। साथियों जब हमारे सामने फाइल होती है, क्लियर है, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्जशीट। क्लियर हो गया? टेक्निकल टर्म है, उसके साथ साथ हमको जो है पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को ताकि हमें आसानी रहे। क्लियर है? चार्जशीट जो होती है उसमें 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा क्या होता है? FIR। क्लियर हो गया? दूसरा हिस्सा क्या है? निष्कर्ष ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम छोटे चार्जशीट भी कहते हैं, मिनी चार्जशीट भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे हैं आईओ ने इस केस के अंदर, वो होते हैं। डॉक्यूमेंट जो कलेक्ट करे हैं आईओ ने जिससे वो केस को प्रूव करेगा, वो होते हैं। क्लियर है? इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो बताओ कहाँ रही अब टिपिकल, कितना अपन ने इसको ईजी कर दिया। अब सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है? FIR को। क्लियर हो गया? और हम क्या निकालते हैं FIR से? क्या निकालते हैं भाई? FIR से हम निकालते हैं निष्कर्ष, डिमांड का, क्योंकि FIR वो डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन जो है फर्दर इनिशिएट हुआ है और उनके पास ग्राउंड है आपके खिलाफ प्रोसीड करने के अंडर द क्रिमिनल लॉ। क्लियर हो गया? FIR जो है
बेसिकली उसको लेकर कई जजमेंट हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। कुछ कहते हैं कि एफआईआर कैन नॉट बी एन इंसाइक्लोपीडिया, कुछ कहते हैं कि अगर फैक्ट जानकारी में है कंसर्न आवेदक के या परिवादी के या तकरारदार के तो उनको वो फैक्ट्स लिखने होंगे। अगर वो फैक्ट छुपा लेता है, नहीं लिखता है, फैक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो इसका फ़ायदा अपने को मिल जाएगा। नोट कर लिया अपन ने। साथियों, एफआईआर मोशन में कैसे आती है? जब कोई रिपोर्ट जो है सीबीआई को या पुलिस को, पुलिस मीन्स एसीबी को या विजिलेंस को दी जाए, और वो रिपोर्ट जब देगा कंसर्न आवेदक या परिवादी या तकरारदार तो ही इज़ वेरी मच श्योर कि वो जो रिपोर्ट दे रहा है बिल्कुल सही है। साथियों, ज़रा सोचिए कि आवेदक या तकरारदार या परिवादी कभी गया ही नहीं आज तक एसीबी के पास में, सीबीआई के पास में, तो उसे क्या मालूम कि रिपोर्ट देनी किसको है? उसे क्या पता कि जिसको रिपोर्ट दे रहा है बिल्कुल वो सही अथॉरिटी है? उसे क्या पता कि रिपोर्ट में क्या लिखना है? और उसे क्या पता कि रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखना है वो बहुत शॉर्ट में लिखना है? इसका मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो उसको गाइड कर रहा है, उसको हमको आइडेंटिफाई करना है इस प्लेस के ऊपर। यहाँ हमारी क्वेरी रुक जानी चाहिए। क्लियर हो गया आपको? साथियों, मैंने पार्ट 1 जब बनाया था इस कंटेंट का, उसमें मैंने एफआईआर पर जोर दिया था, तो उसी का पार्ट 2 जो बना रहा हूँ मैं सीक्वल में, तो उस पर इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि जब हम क्वेरी खुद से करेंगे तो हमको आसानी बहुत रहेगी केस को फाइट करने में। अगर क्वेरी नहीं है तो समाधान भी हम नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, अगर समस्या नहीं है तो समाधान कैसे होगा? और कहते भी है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो वो व्यक्ति जो गाइड कर रहा है कंसर्न परिवादी को या आवेदक को, उसको फाइंड आउट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या हमारे हाथ में? सेक्शन 19(1) सीआरपीसी या 94 बीएनएसएस, जो कंसर्न है टू समन द कंसर्न कॉल डिटेल्स एंड कॉल लोकेशन ऑफ द कंसर्न पर्सन्स हु आर एंगेज विद द कंप्लेनेंट इन द ट्रैप प्रोसीडिंग। ये लोग वो लोग हैं जो उसको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि कंसर्न रिपोर्ट के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या कुछ दिनों पहले तक कंसर्न परिवादी या आवेदक उनके संपर्क में रहो। और ऐसे किस्से देखने को मिले हैं जिन लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि वास्तव में ऐसा हुआ है कि जो आवेदक था वो संपर्क में था ऑफिसर्स के और उनके बताए अनुसार जो है काम कर रहा था। और जब प्रश्न पूछा गया कि आप संपर्क में कब से हैं विजिलेंस के या सीबीआई के, तो उस पर कोई भी उत्तर दिए नहीं बन रहा था। और कईयों ने उत्तर देने का प्रयास किया कि भाई जिस दिन रिपोर्ट करी है उस दिन से मैं संपर्क में था, पर जब कॉल डिटेल जो है पेश हुई तो वहाँ पर चक्कर आ गया आवेदक को, परेशानी हो गई। तो इस पॉइंट पर हमको विशेष जोर देना है कि रिपोर्ट इज़ मैनिपुलेटेड। दूसरी बात यह कि हर रिपोर्ट में एक मोटिव छुपा होता है। वो मोटिव परिवादी का भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है। अगर आपका मोटिव गलत है तो कार्रवाई होगी, पर अगर मोटिव गलत है परिवादी का तो ऐसे सिनेरियो में उसको रिलीफ क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं उठाया, ये उठाया रिसेंटली कर्नाटक हाई कोर्ट ने इन इट्स जजमेंट मैरी अनीता बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसका साइटेशन है, जजमेंट है 22/11/2024 का। इसमें लिखा गया कि जब काम ही पेंडिंग नहीं है और कंसर्न जो अक्यूज्ड है वो कॉम्पिटेंट नहीं है फॉर द वर्क ऑफ द कंप्लेनेंट, तो ये फैक्ट्स आप लोग वेरीफाई क्यों नहीं करते हो? और कोर्ट ने इस बात पे एम्फेसाइज किया कि जब भी कोई रिपोर्ट लिख के देगा आवेदक तो उसमें मोटिव होगा कि मेरा नाम सोवेंसो है, मेरा काम फला फला के पास लंबित है और इस काम के पेटे ये पैसे मांग रहा है, मैं पैसे देना नहीं चाहता हूँ, अपितु रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। पेंडेंसी ऑफ वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू जनरेट मोटिव, पर हम लोग ध्यान देते ही नहीं है। हम लोग लगता है भाई काम तो था ही, काम तो हमने कर ही दिया, तो मोटिव को जो है वो काउंट करेंगे बैक डेट से। बट पेंडेंसी को लेकर आज जो हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 में, या मोटिव को लेकर जो हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 में, ये जुड़ा हुआ है आपके कॉन्डक्ट से। और कॉन्डक्ट को पढ़ना है, समझना है तो हमें धारा 8 इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा इस बार मेरे दोस्त। कॉन्डक्ट क्या है, आचरण क्या है, ये समझना होगा। अगर मान लीजिए कि आप किसी घर पे जाते हैं और वो आपको जानता नहीं है, तो वो आपको रेसिस्ट कर सकता है, वो आपको घर में अंदर आने से मना कर सकता है, आपके बारे में जानकारी चाह सकता है। ये एक बेसिक कॉन्डक्ट है। पर अगर आपको वो जानता है और फिर अंदर आने से मना करे तो आपको बुरा लगेगा ना। कॉन्डक्ट यहाँ पर रिलेवेंट हो गया। क्लियर हुआ ना आपको? साथियों, जब भी कोई केस बनता है सीबीआई के द्वारा या एसीबी के द्वारा, तो ये लोग ये टेस्टिफाई करते हैं कि जो ये रिपोर्ट दे रहे हैं उस रिपोर्ट में क्या पेंडेंसी और क्या पैसे मांगे गए और इंसेप्शन में क्या एविडेंसेस जो है पेश कर रहा है कंसर्न परिवादी। बट सबसे दुर्भाग्य की बात है इस देश की कि ये प्रोटोकॉल सेट होने के बावजूद भी सीबीआई करती क्या है,
जो रिपोर्ट आती है उसको रखती है साइड में। एसीबी करती क्या, जो रिपोर्ट आती है उसको रखती है साइड में। तो भैया पकड़ रिकॉर्डर, जा और उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके लिया। और रिकॉर्डिंग में कैसी कि भाई 2 दे देना, 3 दे देना, 4 दे देना, अर्थ है थारो काम करा दूँ, ये रिकॉर्डिंग थोड़ा ना हुई, ये बेसिस छोड़ना है करप्शन का। करप्शन इज वेरी मच क्लियर एज फार एज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इट इज कंसर्न। करप्शन मीन्स व्हेन यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, कोई काम पेंडिंग है, वो ऑफिशियल ड्यूटी है आपकी, और उसको करने के पेटे या किसी को फायदा बचाने के पेटे, उस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है अनड्यू एडवांटेज मांग रहे हैं एज अ मोटिव। और सेक्शन 7 को लेकर सबसे बड़ा इंटरप्रिटेशन हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन केस ऑफ नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, जहां पर यह स्पष्ट था कि मियर डिमांड ऑफ मनी इज नॉट अ ब्राइब। और यह भी स्पष्ट था कि धारा 7 तब एप्लीकेबल होगी जब अगला आपको ऑफर कर रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आप ही डिमांड कर रहे हो और आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो 13 मंडी, और अगर वो ऑफर कर रहे हो और आप एक्सेप्ट कर रहे हो धारा 7, ये डिफरेंशिएशन था। पर कितनी अथॉरिटीज़ हैं इस देश में जो इंटरप्रिटेशन फॉलो करती हैं, और कितने जजेस हैं ट्रायल कोर्ट में जो इंटरप्रिटेशन फॉलो करते हुए चार्ज को तय कर रहे हैं। चार्ज भी रूटीन बनने में लग रहे हैं, लगा दो, ट्रायल फेस करो, देखा जाएगा। क्यों? वाई दे आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज आवर लाइफ एंड लिबर्टी। सिर्फ हमारा यही दोष है कि हम पब्लिक सर्वेंट है। जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ बताया जा रहा है, ये इस देश का एक आम सीन है। जो पकड़ में आ गया वो चोर हो गया, जो पकड़ में नहीं आया वो बच गया। ऐसा क्यों हो रहा है? कम से कम सिंसियर अप्रोच तो रखो। जब रूल ऑफ लॉ कहता है कि लाइफ और लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, हम नहीं छीन सकते, तो क्यों छीना जा रहा है उसको रूटीन मानना। मैं सिर्फ एक रिकॉर्डिंग करके लिया, नो यू आर कल्प्रिट, एफआईआर कर दी। जबकि पेंडेंसी ऑफ वर्क को देखते हुए, अदर स्नेरियोज को देखते हुए जो गाइडलाइंस हैं ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी की, उसमें स्पष्ट था कि जो भी काम बताया जा रहा है वो काम अगर पेंडिंग है तो उसको वेरीफाई कर लो, अगर नहीं है तो वहाँ पर बेनिफिट दो डिफेंस को, नंबर दो डिफेंस को। पेंडेंसी बताकर अगर आप उस फैक्ट को वेरीफाई नहीं कर रहे हो, इट मीन्स द केस इज गोइंग टू बी सस्पेक्टेड। आप तो अल्टीमेटली हार जाओगे, पर जो डिफेंस भुगत गया 4 साल 5 साल 7 साल इस केस में, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इसलिए मेरे भाइयों, विशेषतः हमें काम करना है इस फैक्ट के ऊपर। और एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रमोद बनाम स्टेट ऑफ झारखंड का जो निर्णय है, ये बहुत बड़ा निर्णय है आपकी ज़िंदगी के अंदर। इसमें यह कहा गया है कि सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट को आप इंसेप्शन पर भी अप्लाई कर सकते हो। इट मीन्स बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अगर परिवादी जो है उसका जो क्रेडिट है वो डाउटफुल है, वो हैबिचुअल ऐसा मुकदमे करने का, तो उसकी भी एविडेंस को आप रख सकते हो बाय एफिडेविट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं उन्हें इंसेप्शन पे कंसीडर कर सकते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका टाइटल है हर्षेंद्र बनाम रहबतुल्ला। जजमेंट है 8 फरवरी 2011 का। पर होता क्या है कि हमारी इच्छा शक्ति नहीं है, अरे मरने दो, अरे कौन लड़े, देखा जाएगा। किधर है बात ये? तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि जो रिपोर्ट को हमने देखा और रिपोर्ट का जो इंसेप्टरी पार्ट था उसको हमने देखा आज पार्ट नंबर 2 के अंदर। पार्ट नंबर 3 में मैं डिस्कस करूंगा वो समस्त पैरामीटर जो देखने होते हैं कंसर्न डिफेंस को यदि वो केस फाइट कर रहा है एंटी करप्शन का। क्लियर है? तो पार्ट 2 को जो है हम आज कंक्लूड कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 को जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब आप खिड़की खोल सकते हो, पेन को छोड़ सकते हो और गुलाब का फूल हाथ में ले सकते हो। सर्दियाँ नज़दीक हैं, गुलाबो आपका इंतज़ार कर रही है, तो जाओ भाई, वो भी करना ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी था, वो भी ज़रूरी है। तो घबराओ मत, केस कॉम्प्लिकेट नहीं है। इच्छा शक्ति रखोगे तो लड़ जाओगे, नहीं रखोगे तो मारे जाओगे। और कोई जगाएगा नहीं आपको हिंदुस्तान में, मैं जगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पेन है आप लोगों से। लड़ो भाई लड़ो, बट लड़ने का मतलब ये नहीं है उठाया हथियार और 5 के आज मंजीते लड़ेंगे जी, ऐसे नहीं। लड़ना वैसे जैसे लड़े थे वीर शिवाजी, लड़ना ऐसे जैसे लड़े थे सुभाष चंद्र बोस। स्ट्रेटेजी बना के सीधा लड़ लोगे, अंग्रेज पकड़ लेंगे, डंडे मारेंगे, सो अलग। तो स्ट्रेटेजी बना के लड़ो तो इजी गोइंग रहेगा, नहीं बनाओगे दिक्कत आपके लिए होगी। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, बट एग्जाम्पल्स कई बार गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं अगर दिल से माना जाए। अदरवाइज तो क्या है, हम भी आए थे, बोलते रहेंगे और आप सुनते रह जाओगे, और फिर हमारा दौर ख़त्म हो जाएगा, किसी और का दौर आएगा, फिर वो सुनाएगा और आप सुनते रह जाओगे। तो वो मत करो। और इसलिए मैं कहता हूँ भाई मेहनत करो। नौकरी और छोकरी के साथ मुसीबत तो हमेशा ही आएगी। मेहनत कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, मेहनत नहीं करोगे तो वहाँ पर दिक्कतें बहुत आपको आ सकती है। बी लिटरेट, बी अवेयर, और शिक्षा ही आपका गहना है, ये बात सेटल दिमाग में कर लेना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।